Jai Hind friends, it's Saturday today and 1st of July 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis over here which I compiled for you. Daily current affairs, editorial, PIB news, down to earth, frontline. All amalgamation I provide for you which is especially beneficial for your competitive examinations if I talk about civil services perspective. So if you are preparing for civil services examinations, this video is dedicated to you all people, which the people who are preparing for the civil services examination. So let's get start over here. यहाँ पे आपको बता दें, हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स हो सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस आपको परफेक्ट भी बनाएंगी। ये एग्जामिनेशंस डिमांड करता है आपसे कि आप प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें, रिवाइज करें और फिर प्रैक्टिस करें। ये जो रिदम है ना, ये चलना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें सफल होंगी, तभी जाके ये चीज़ें क्रैक हो सकती हैं। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस पिछले दिन मैंने पूछा हुआ था। साउथ अटलांटिक साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। क्या कारण है ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो कारण इसका क्या है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर होता है, यहाँ पे कभी कभी ही अकर होता है। ये जोन आपको बता दें, इन तीनों ऑप्शंस को आप आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है आपका 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे शिफ्ट करता है। और जब सन शिफ्ट करता है तो आपको नॉर्थ की तरफ शिफ्टिंग होती है। इसकी एक्सप्लेनेशंस को अगर देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। और रीजन फॉर द लैक ऑफ साइक्लोन इन फॉर्मेशन इन द साउथ अटलांटिक, ये आपके सामने दिया है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे भी बहुतायत कारण हैं, जैसे कि सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे अलग हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन के समय में। क्लाइमेटोलॉजिकल हाई वैल्यूज़ की बात करी जाए, वर्टिकल और सीयर एक्रॉस, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। वर्टिसिटी की बात करी जाए तो लैक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेंटर है, जैसे कि रोटेशंस इन एरिया, ये चीज़ें जो चल रही हैं उसके कारण यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अब बात आती है सीधे ITCZ की। तो इसका पूरा नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। इस जोन को हम लोग देखेंगे पहले ग्राफ की मदद से, फिर तो ये देख सकते हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है आपका। 0 डिग्री इक्वेटर आपका ये रहा, ये ट्रॉपिकल आपका बेल्ट होता है। तो ट्रॉपिकल बेल्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज वेव चलती हैं, हवाएं यानी चलती हैं। ये आपका 5 डिग्री यहाँ पे ITCZ जोन होता है। जो जोन क्या करता है, इस जोन का अलग रोल है। तो ये शिफ्ट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ इन नॉर्दर्न समर और टुवर्ड्स साउथ इन द साउदर्न समर। तो नॉर्थ का समर और साउथ का समर दोनों अलग अलग है। नॉर्थ में समर आपको जून में आ जाता है, और यहाँ पे जब जून वाले सीजन्स को छोड़ के सन शिफ्ट करता है कहाँ पे, कैप्रिकॉर्न वाले सीजन पे। यहाँ पे देखेंगे हम, तो कैप्रिकॉर्न जो होता है आपका इस बेल्ट में, और जो कैंसर होता है वो इस बेल्ट में होता है। ये आपका इक्वेटर हो गया। यहाँ पे ट्रॉपिकल ITCZ ये जो बेल्ट होता है 5 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट करती है, जिसके कारण आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो समर जैसे सन शिफ्ट करता है, सूर्य इधर से शिफ्ट करता है तो थोड़ा इधर आ जाता है, सूर्य इधर शिफ्ट करता है तो थोड़ा इधर आ जाता है। यही इसका बेल्ट है। इसी बेल्ट में, इन्हीं बेल्ट में ये घूमता रहता है ITCZ जोन, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे यूजुअली स्टे एट द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये सामान्यतः बात करी जाए इक्वेटर से नॉर्थ में यहाँ पे रहता है। तो ट्रोपोस्फेरिक वर्टिकल विंड यहाँ पे मच स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके कारण नो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ओवर ओशियंस पाए जाते हैं। तो ITCZ नो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इस ओशियंस में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा क्या नहीं आती हैं, साइक्लोन्स के रूप में नहीं आ पाती। विदाउट एन ITCZ, बिना इसके, टू प्रोवाइड सिनोप्टिक वर्टिसिटी
एंड कन्वर्जेंस रिजल्टिंग इन द लार्ज स्केल स्पिन एंड थंडर स्टॉर्म, यानी तूफानों की बातें कर रहा है। एक्टिविटी एज वेल एज हैविंग स्ट्रॉन्ग विंड शीयर, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बिना ITCZ के तूफान लाना भैया बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन रेयरली नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी जा रही है। ITCZ स्टे एट और नियर द इक्वेटर, डज नॉट शिफ्ट साउथवर्ड ओवर द साउथ अटलांटिक साउथ पैसिफिक रीजन। तो साउथ नहीं शिफ्ट करता, आपको अभी बताया मैं, नॉर्थ ही ये शिफ्ट करता है, क्योंकि नॉर्थ के साइड में 5 डिग्री तक ये चीज़ें शिफ्ट करती हैं। जब साउथ का होता है तो साउथ शिफ्ट नहीं करता है, इसी बेल्ट पे ये रहता है। यहाँ पे ये चीज़ें बोली गई। आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो भी मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ पे दिया। दूसरी तरफ अगर बात करें, लोअर सी टेम्परेचर भी एक कारण होता है। ऐसा नहीं है कि लोअर सी टेम्परेचर यहाँ पे कारण नहीं होता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो आपका ऑप्शंस बी जाएगा। दूसरी तरफ जो क्वेश्चंस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चंस ये पूछा था। अब तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफ़ी वैराइटीज़ भी क्वेश्चंस में डाल दिए गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे कॉम्पिटिशन्स के लेवल भी बढ़ रहे हैं। तो आपको भी एक कदम आगे जाके तैयारी करनी होगी, ये चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं। तो अगर बात करी जाए ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट की, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या इसका राइट आंसर है। तो आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ही है भारत का जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट कवर करता है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये चीज़ें याद रखिएगा, पूरा इंटायरली हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आते हैं। मेन लैंड एक्सटेंड करता है बिटवीन कितने पैरेलल पे, 8.4 डिग्री नॉर्थ, 37.6 डिग्री नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड की बात करी जाए 68.7 डिग्री ईस्ट, 97.25 ईस्ट। ये भी क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तो ये लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन, ये लेटीट्यूड, ये सब चीज़ें पूछा गया है। तो जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बातें बोली जा रही हैं वो 97.25 ईस्ट लाइज करता है किसके, अरुणाचल प्रदेश का। जबकि वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करी जाए तो 68.7 डिग्री ईस्ट लाइज करता है कहाँ पे, गुजरात के। अब हम सीधे चलेंगे और मैप को देखेंगे। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये मैप रहा आपका वेस्टर्न स्टेट, ये रहा। अगर ईस्टर्न स्टेट की बात करेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश। तो सीधे सीधे तो यही क्वेश्चंस पूछा है। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कौन सा साइट है गुजरात का जो ईस्टर्न मोस्ट है और अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट है और ये वेस्टर्न मोस्ट है, ये कौन सा साइट है? और नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मेनलैंड का पॉइंट कौन है, ये, और साउदर्न मेनलैंड का पॉइंट ये हो गया, और इंडिया का मेनलैंड पॉइंट, इंडिया का साउदर्न पॉइंट कौन सा है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये कौन सी पॉइंट है आप कमेंट सेक्शंस में जरूर देखिए। देखिए इंडिया ये मेनलैंड हो गया, लेकिन पूरी इंडिया की बात करी जाए तो हम लोगों का लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अंडमान भी आ जाएंगे, ये लोग आ जाते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। तो इसको समझिए। आशा करते हैं ये जो 2 क्वेश्चंस दिया था उसकी एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं लेक्स की तरफ। तो ये जो लेक्स मैं पूछा था, एक दिन में आपको बता दें एक स्टेट का पूरा लेक मैं कवर कर देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम्स में पहुँचाता है। तो ये जो सारे लेक्स हैं, मिर्की लेक, मोती झील, पूर्वास्थली, रविंद्र सरोवर, ऋषिक बिल, सागर दीघी, संचाल लेक, ये सारे के सारे आपको इस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल के सारे लेक हैं। आशा करते हैं इन लेकों को आप देखे होंगे, और जो लोग यहाँ से हैं वो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें वेस्ट बंगाल के।
लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ हर बार की तरह। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक महोत्सव को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो कौन सा महोत्सव है, तो हूल दिवस झारखंड में जो मनाया जाता है। यह जो दिवस है सिद्धू कान्हू 30 जून को जब 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे ये लोग, तब जाकर ये दिवस मनाया जाता है आज के संदर्भ में। तो इसको अप्रेज करते हुए आदिवासी को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नजर आए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, हूल दिवस कहाँ मनाया जाता है, किससे रिलेटेड है, किस डेट को मनाया जाता है, किस ईयर में है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस तो इन्हीं बैकग्राउंड से आते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। दूसरी तरफ बात करी जाए तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वह अपना सेंटिनरी सेलिब्रेशंस कर रही है, यानी कि 100 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर आपके पहुंचे थे, वहां पे स्पीच दिए, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशंस हुई। दूसरी तरफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज हुई है 4.3% प्रोविजनल मई में 2023 के कंपेयर में ये चीज़ें हुई हैं। और 2022 की तुलना से अगर करें तो 2023 में ये चीज़ें हुई हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, फर्टिलाइज़र, स्टील, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, यहाँ पे ये चीज़ें इंक्रीज हुई हैं मई 2023 की अगर बात करें हम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ 40% वेटेज यहाँ पे लेकर के आता है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है क्या, वो हम देख लेंगे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए उसको देखते हैं, तब जा कर के आगे बढ़ा जाएगा। आपको बता दें बैकग्राउंड न्यूज़ से जो भी बैकग्राउंड चीज़ होता है जो न्यूज़ में रहती है उसका बैकग्राउंड डिटेल मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहा है तो उसको ये चीज़ें भली भांति पता होगा कि पीछे से जाकर के क्वेश्चंस बनाना सारे के सारे कमीशंस का पुराना कार्य रहा है। तो जो भी कमीशंस हैं पीछे जाके क्वेश्चंस बना देते हैं। तो रिफाइनरी 8 कोर इंडस्ट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं। रिफाइनरी है, इसका वेटेज कितना है 28.4। इलेक्ट्रिसिटी है, इसका वेटेज कितना है 18.85। स्टील है, इसका वेटेज कितना है 17.92। कोल है, इसका वेटेज कितना है 10.33। क्रूड ऑयल है, इसका वेटेज कितना है 8.98। नेचुरल गैस है, इसका वेटेज 6.88। सीमेंट है, इसका वेटेज 5.37। लास्ट में फर्टिलाइज़र अगर आ रहा है तो उसका वेटेज 2.63 है। आपको बता दें यहाँ पे ये मैं इतना एक्सप्लेनेशंस अपने पूरे की पूरी पॉइंट के हिसाब से क्यों किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो उठेगा आप इतना फैक्ट फिगर क्यों बता रहे हैं। तो आपको बता दें जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, इवन बड़े भी एग्ज़ाम्स जो भी आपको मिलेंगे वहाँ पे ये डाटा सीधे पूछ दिया है कि इस कोर एरिया के इंडस्ट्रीज़ में कितना परसेंटेज इसका वेटेज रहे। दूसरा जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा है यूपी पीसीएस में वो क्या कि यूपी पीसीएस यहाँ पे पूछा हुआ है, आपको बता दें कि जो सबसे हाईएस्ट है किस कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या ले लेंगे आर, दूसरे में ई, तीसरे में यस। ये 3 आपको याद होना चाहिए। मेरा कोड है ये, आशा करते हैं आपको भी कार्य करेगा। तो आर फॉर रिफाइनरी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एस फॉर स्टील, ये तीनों तो याद होना चाहिए आपको आर ई एस, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आप अब बढ़ेंगे। अब आर का क्या वेटेज है मान लीजिए आपको नहीं है तो 28 याद रखिएगा। ई का क्या है तो ऑलमोस्ट 19% याद रखिएगा। स्टील का क्या है तो ऑलमोस्ट 18% याद रखिएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। आर ई एस आई थिंक कोड नहीं भूलेगा। आर ई एस आगे बढ़ सकते हैं आप सी से। ये देखिए बढ़ते घटते हुए क्रम में मैंने यहाँ से ऐसे चीज़ें लगाया है। तो ये जो चीज़ें दिया हूँ आपको इस स्लाइड से कईयों बार क्वेश्चंस आए हैं, ये चीज़ें आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें नई हैं जो भी अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 132वां एडिशंस ऑफ डूरांड कप। डूरांड कप किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस पीसीएस एग्जाम्स में तो भर भर के पूछा हुआ है। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। डूरांड मतलब डीएफ, डूरांड फुटबॉल।
भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस भूल जाते हैं बच्चे, जो कि इम्पोर्टेंट होता है और एक एक मार्क्स आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया की ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे अभी जो चल रही है वो आपके सेंटर दिल्ली कैंट के आसपास 30 जून को ये चीज़ें सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी जाएगी। तो 132वां एडिशन है, डुरांड कप किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें याद रखिएगा। टूर्नामेंट शेड्यूल किया गया है कमेंस करने के लिए 30 अगस्त से 3 सितंबर, कहाँ पे, कोलकाता में। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे हो रहा है ये चीज़ें। गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलप करने वाली है क्या, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन सीधे आएगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ऑप्शन दे देगा चेन्नई, कोलकाता, आपका तमिलनाडु। तो आप घूम जाइएगा, गुजरात को गेस नहीं कर पाइएगा मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तब वो भी कितने लागत से, 4500 करोड़ के लागत से मैरीटाइम हेरिटेज बनाई जा रही है कि जो भी पुरानी चीज़ हैं वो वहाँ पे चीज़ें रखी जाएंगी एक प्रकार से। दूसरी तरफ जो न्यू निकल के आ रही है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ये चीज़ें इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस किए हैं इसके 17वां इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस प्रगति मैदान के आसपास, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो 17वां जो है आईसीसी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस पार्टी, ये चीज़ चल रही हैं कहाँ पे, प्रगति मैदान पे, आईसीसी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस। तो इसकी 17वां बैठक चल रही है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एल नीनो को देखेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है, इसके रिपरकशन क्या होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, इंडियाज़ को कैसे ये इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है, कैसे हम लोगों की इकोनॉमी को डिग्रेड करता है, कैसे यहाँ के फार्मर लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। ये सारी डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आपका फोरकास्ट किया है कि अल नीनो जो फॉर्म हो रहा है जुलाई में, वो इंडिया को नॉर्मल रेन दे सकता है इस महीने में। तो आपके जुलाई में जो चीज़ें आ रही हैं नॉर्मल कंडीशंस आ सकती हैं, लेकिन और भी जगहों पे ये ब्रूटली इम्पैक्ट करता हुआ भी नज़र आएगा। तो मानसून देख सकते हैं भारत में पहुंच गया है। मानसून कब एंट्री करता है इंडिया में, ज़रा कमेंट सेक्शंस में आप लोग हमें लिख सकते हैं। तो अल नीनो को देखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद डिटेलिंग को देखेंगे। तो अल नीनो क्या होता है, अगर नॉर्मल ईयर की बात करी जाए तो ये होता है, और एल नीनो की बात करी जाए जो नॉर्मल ईयर नहीं होता है, एल नीनो ईयर होता है, वो ये होता है। अब ये होता है, ये होता है, इसके एक्सप्लेनेशंस को हम समझेंगे तभी जा कर के चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका साउदर्न कॉन्टिनेंट हो गया, यानी साउदर्न अमेरिका। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है पेरुवियन करेंट, यहाँ पे होता है इक्वेटोरियल करंट। तो ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे वार्म करंट होते हैं। ये वार्म करंट कैसे डिस्प्लेस हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और जो ये कोल्ड करंट होते हैं इधर को चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड। तो ये चीज़ें किस में होती हैं, आपके एल नीनो में होती हैं। नहीं तो यहाँ पे गर्म जल होता है, यहाँ पे ठंडा जल होता है। जो भी पेरुवियन, ब्राज़ील, सेंटियागो, ये सिटीज़ जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, इन जगहों पे अगर बात करी जाए खासकर, तो पहले क्या थे, यहाँ पर पेरुवियन करंट थे नॉर्मल ईयर में, लेकिन यही जो एल नीनो का ईयर होता है, ये देखिए रेड कलर से इंडिकेट किया गया है यहाँ पे पिक्चर में, ये गर्म जल यानी वाटर जो साइकिल्स होते हैं यहाँ पे, ये गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, जिसके कारण एल नीनो ईयर को इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे ठंडे जल चले जाते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाती है किस जल की, गर्म जल की, जो कि पहले यहाँ पे ठंडे होते थे। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो ईस्टर्ली विंड होती है वो वीकेंड हो जाती है। तो ईस्टर्ली विंड जो चलती है वो यहाँ पे वीक हो जाती है, और वार्म वाटर मूव करता है साउदर्न अमेरिका, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इक्वेटोरियल विंड्स यहाँ पे क्या होती है, गैदर करती है वार्म वाटर को। तो जो इक्वेटोरियल विंड्स होती है ये वार्म करती है इस प्लेस को, लेकिन ये चीज़ें उल्टा हो जाती हैं इधर। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है आपके
इंडिया में। तो जैसे ही ये चीज़ें होती हैं तो इम्पैक्ट को हम लोग देखेंगे। तो इम्पैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा, अगर ये चीज़ें 3 से 7 साल के अंदर ये चीज़ें रिवीजन होती रहती हैं, यानी ये एल नीनो आता रहता है। तो जैसे आता रहता है तो क्या इम्पैक्ट करेगा, भारत में फ्लड लाएगा, फेमाइन लाएगा, भारत के किसानों को फ्लड, फेमाइन, बहुत सारे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस होगा वो लो होता नज़र आएगा। तो एग्री प्रोडक्शंस लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सारे जो भी फार्मर्स लोग हैं उनके इनकम को डिग्रेड करता हुआ नज़र आएगा। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डिग्रेड होती नज़र आएगी, लोगों को जॉब जाता हुआ नज़र आएगा, जो भी एक्सपोर्ट होगा भारत का वो घटता हुआ नज़र आएगा, भारत का इंपोर्ट जो होगा एग्री प्रोडक्ट का वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये इस प्रकार से साइकिल चलने लगती है, जिसके कारण ह्यूज इम्पैक्ट होता है भारत पे। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भारत की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, वो ज़्यादातर साउथ वेस्ट मानसून पे निर्भर करते हैं हम लोग, ये चीज़ें याद रखिएगा। और साउथ वेस्ट मानसून जब एंट्री करती है तभी हम लोगों की ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है, क्योंकि भारत की जो चीज़ें हैं वह साउथ वेस्ट मानसून पे ज़्यादा निर्भर करती हैं, वही बारिश लेके आती हैं भारत भूमि पे, इंडियाज़ मेन लैंड पे, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो प्रोडक्टिविटी अगर घट गई, देश की प्रोडक्शंस घट गई, तब कैसे ये चीज़ें चलेंगी, क्योंकि किसान के हाथ में तो पैसे पहले भी नहीं थे, और अब ये जो आफत आ गई है नहीं, उसकी वजह से प्रोडक्शंस और हैम्पर हो गया, तो किसान सुसाइड करते हुए देश में नज़र आते हैं। और ये सुसाइड करने के केवल एक ही कारण नहीं है, यहाँ तो मल्टी कारण है, मल्टी कॉजेज़ हैं, देयर आर मल्टी कॉजेज़ ऑफ सुसाइड ऑफ द Indian peasant, if I talking about in detail. So whatever I am telling you, this is the most important things which we can relate to the what? We can relate to the Indian monsoon. All these things depend on the Indian monsoon, which I say southwest monsoon. So southwest monsoon impact a lot of the people in India, concern of especially if I talk about the peasant farmer. So this kind of things happen and impact in India. एल नीनो इस बार का जो अभी कहानी आपको बताया, इस जुलाई में आ सकता है, आईएमडी ने फोरकास्ट किया। और ये जो फिनोमेनन है, ऑस्सिलेशंस है, साउदर्न ऑस्सिलेशंस, एल नीनो की वार्म फेज की, ये चीज़ें अभी आपको मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से थोड़ा देखेंगे, न्यूज़ एंड फैक्ट्स कुछ दिए हुए हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे मेलोड्रामा चल रहा है क्या, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, याद रखिएगा, बीरेन्द्र सिंह, ये याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर कौन है, ये थोड़ा बताइए तो कमेंट सेक्शंस में जल्दी से हमको। और ये यहाँ के जो भी इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे उनमें से कुछ सपोर्ट करते हुए ये भी नज़र आए हैं क्या, कि जो बीरेन्द्र सिंह हैं इनको कंटिन्यू किया जाए सीएम के रूप में, इनको कंटिन्यू किया जाए, रेजिग्नेशंस न लिया जाए। तो यहाँ पे अमित शाह जी यहाँ पे ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन गवर्नर आर रवि को फ्राइडे को इन्फॉर्म किए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कम्युनिकेशंस जो एक्शंस है ये सारी की सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो आर एन रवि, ये बहुत हाईलाइट चल रहा है आज के डेट की। इनके ऊपर सारी डिटेलिंग आपको 2 एडिटोरियल में एक साथ कंपाइल करके आपको बैकग्राउंड न्यूज के साथ डिटेलिंग दूंगा कि क्या गवर्नर का पावर है, क्या फंक्शन है, डिटेलिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें पॉलिटी की बैकग्राउंड को लेके यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो बिना उनके एडवाइस के, बिना सजेशंस के कैसे ये आर एन रवि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, कैसे सेंथिल बालाजी को हटा सकते हैं, यहाँ पे यही बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं, इसको देखेंगे डिटेलिंग में। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्प्रूव करी हैं इंटरनेशनल स्टैंडिंग और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी की अगर बात करी जाए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो 2014 में 12 थी और 45 यूनिवर्सिटीज़ इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अभी चल रही हैं। तो ये DU को 100 साल कंप्लीट करने पे ये जो यहाँ पे भाषण दिए हैं उसकी डिटेलिंग थी। APJ अब्दुल कलाम नॉलेज सेंटर
एंड स्पेस म्यूजियम एक्सपेक्टेड टू बी रेडी 18th month एट ग्वालियर। आपके केरला में ये चीज़ें शुरू होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस पक्का बनेगा, याद रखिएगा। कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में ये शुरुआत होने वाली है। केरला चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनरई विजयन हैं और ये ज्वाइन किए हैं गैलेक्सी ऑफ नेशनल लीडर इन एक्सप्रेसिंग डीप सेप्टिसिज्म अबाउट सेंटर बीट टू पिचवर्क डॉर्मेंट डिबेट ऑन द यूनिवर्सल सिविल कोड। ये जो चीज़ें आ रही हैं यूसीसी, आपको बता दें बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, बहुत ही डिबेटिंग है, बहुत मास पीपल को इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा। कई सारे रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल, एथनिक ग्रुप, पीपल, रेस, सबको इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा। यहीं तक नहीं, ये मैरिज सिस्टम, डिवोर्स सिस्टम, लिविंग स्टैंडर्ड सिस्टम, ये सब चीज़ों को भी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो क्या यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो जो हमारे डीपीएसपी में मेंशन है आर्टिकल 44 में, ये किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा, ये गवर्नमेंट को सही प्रकार से कमेटी बैठा के आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी का ये मतलब है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोरास्ट्रियन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हर प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या एक लॉज सबके लिए फिट बैठ सकता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं। क्या ये यूसीसी जो ला रहे हैं, क्या ये सारी की सारी धर्म को यहाँ पे छोड़ के, जो भी धर्म है उसको टच न करके कोई दूसरे चीज़ों को ये पकड़ने वाले हैं? तो अगर इस प्रकार से चीज़ें डील करते हैं तो वेल एंड गुड, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशंस को देख कर लाना चाहिए जो आपको अलाउ करे। तो डीपीएसपी में तो ये मेंशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें स्टेट के जो भी राज्य हैं उनसे कंसेंट लेना पड़ता है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक स्लाइड ले लेते हैं, यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए यूपी की, दूसरी तरफ बात करी जाए केरला की, तीसरी तरफ बात करी जाए जम्मू एंड कश्मीर की। तो यूपी आपका नॉर्थ में हो गया, ये भी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है लगभग। केरला आपका साउथ में आ जाता है। तो ये यूपी का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, यहाँ के रिचुअल्स हैं, यहाँ के जो पीपल सोचते हैं, इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, फूडिंग हैबिट है, ये सारे अलग हैं। लेकिन वहीं पे जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे केरला की बात करी जाए तो यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फूलती फलती है। यहाँ के लोग कम्युनिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ के लोगों का अपना अलग ड्रेसिंग सेंस है, अपना अलग रिलीजन, कई सारे रिलीजन अलग हैं यहाँ पे। तो क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। तो स्टेट से भी आप कंसेंट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि स्टेट का कंसेंट तो मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं तो उसमें स्टेट का आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस होना चाहिए। वो भी स्टेट जो कह रहा है उसको सुनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि यूसीसी लाएं और बिना किसी डिबेट के हम सीधे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जनता जो है, पीपल जो है इंडिया में डेमोक्रेटिकली अपने राइट्स को जानती है। और दूसरी तरफ जो बात करी जाए, कॉन्स्टिट्यूशंस में भी ये चीज़ें मेंशन है कि यूसीसी को लाया जाए, लेकिन वो स्टेट के कंसेंट को देखकर। तो अगर कितने सारे स्टेट यहाँ पे जो एग्री कर रहे हैं कि यूसीसी को ला दिया जाए, तब यहाँ पे वोटिंग सिस्टम से पार्लियामेंट में ये चीज़ें पास होनी चाहिए, वो भी लीगली पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लूप होल एक तैयार किए, उसको बाईपास कर गए और फिर लॉ लेके आ गए। ये एक वैलिड पॉइंट नहीं होगा। ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर देखा जाए तब ये लॉ वर्दी नहीं रह पाएगा। तो ये थी सारी डिटेलिंग यूसीसी को लेके। आशा करते हैं इस स्लाइड से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिस एडवेंचर, तो मिस एडवेंचर की सबसे पहले हिंदी में मीनिंग हम लोग समझ लें, क्योंकि अच्छी होगी वो, क्योंकि ये एक बड़ा टर्म है। तो मिस एडवेंचर का ऐसा मतलब होता है कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाना, या फिर अपने आप को जान के इस खतरे में डाल देना,
आप खतरा लेने के लिए खुद ही तैयार हैं, ऐसी चीज़ों को मिस एडवेंचर बोला जाता है। अब सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं जब तमिलनाडु में कहानी चल रही है ना गवर्नर और सीएम स्टालिन के बीच में, वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, जो गवर्नर का पावर है, क्या गवर्नर कर सकते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, पॉलिटी में उनका क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा। तब तमिलनाडु के गवर्नर को अगर बात करी जाए तो आर एन रवि बता ही चुका हूँ। यहाँ पे क्या किए हैं, सेंथिल बालाजी को एम के स्टालिन के कैबिनेट के अंदर यहाँ पे मिनिस्टर थे, जिसके कारण इनको सेंथिल बालाजी को यहाँ पे हटाने का ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन अमित शाह के कहने पे यहाँ पे सीधे अभी ये होल्ड पे रख दिए हैं। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर के कहने पे आप होल्ड पे रख दे रहे हैं, क्या ये रिजेंबल करता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम इस तरीके से चल रही है? दूसरी तरफ उनका जो लेटर है ये इन्वोक कर रहा है कि आर्टिकल 153, 163, 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर से ये सारे आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं, हर बार के पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। और गवर्नर तो फेवरेट टॉपिक होता है यूपीएससी का, अगर बता दे तो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की बात करी जाए तो यहाँ पे आर्टिकल ये देता है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है, कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी डाउट हम नहीं कर सकते हैं, गवर्नर हैज़ नो डिस्क्रिप्शन इन द मैटर ऑफ अपॉइंटिंग रिमूविंग मिनिस्टर। तो ये रिमूविंग मिनिस्टर को ये कर ही नहीं सकते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पे कि इनके पास कोई डिस्क्रिप्शन पावर ही नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन किया गया है। ये सारे के सारे किसके डोमेन में आते हैं? चीफ मिनिस्टर सजेशन करेगा आपको, किसको? गवर्नर को, तब गवर्नर कार्य करेंगे। यहाँ पे तीसरा जो लिंक है वो दूसरे लिंक से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप एग्जीक्यूट कैसे कर दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे जस्टिफाई करी गई हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस और एलिगेशंस यहाँ पे लगा दे रही हैं अगेंस्ट द मिनिस्टर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे रिसेंट ऑर्डर में ये चीज़ें किया है। लेकिन जो रवि ने यहाँ पे एक्शन किया, आई मीन गवर्नर रवि जी ने, तो जो भी इन्होंने एक्शन किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इमोरल है, इलीगल है, ये एथिकल भी नहीं है। तो इमोरल, इलीगल, एथिकल हर मामले में यहाँ पे गलत पाया गया है गवर्नर जी को। और टू रिमूव समवन unilaterally on the ground that his earlier counsel to drop a minister went unheeded is nothing but a constitutional misadventure। तो स्वयं में रिस्क ले रहे हैं गवर्नर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? एक मिनट, क्या आप लोग डिस्क्रिशनरी पावर जानते हैं? तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, डिस्क्रिशनरी पावर वो पावर होता है जो आप अपने इच्छा से, अपने स्वयं इच्छा से ले सकते हैं। ऐसे पावर को डिस्क्रिशनरी पावर संविधान में दिया गया है। जैसे गवर्नर के पास बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो अभी आपको बैकग्राउंड डिटेल में मैं बताऊंगा। तो अपने विल, अपने इच्छा शक्ति से, अपने स्वयं जो आप निर्णय लेंगे उसको डिस्क्रिशनरी बोला जाता है। पास्ट में ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अभी, वो किस प्रकार से डील किया जाएगा, ये अब देखने योग्य बात है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो कुछ डिसएग्रीज भी हैं इन सब चीज़ों को लेके कि सेंथिल बालाजी का जो केस आया है वो पुराने केसों से भी जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम ये तमिलनाडु की पार्टी है, याद रखिएगा। मिस्टर स्टालिन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? could have acted on his own avoid facing the charges that he is providing। तो यहाँ पे जो भी चार्ज लगाए गए हैं किसके ऊपर? सेंथिल बालाजी के ऊपर। तो यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक तरफ इनको भी अपना खतरा नज़र आ रहा है। तो स्टालिन के ऊपर भी कई सारे चार्जेस लगने वाले हैं, इनको भी डर ही लग रहा है, आई मीन टू से दैट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कैबिनेट किस प्रकार से इसको लेकर चलेगी, ये देखने योग्य बातें हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे ताकि क्वेश्चंस अगर आए ना तो वो आपका छूटे ना। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले किस आर्टिकल में, किस पार्ट में ये चीज़ें डील की जाती है गवर्नर को? तो आर्टिकल 153 से 167 तक पार्ट 6 में डील की जाती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो यहाँ पे 4 पावर आते हैं। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव, फिर फिनेंशियल, फिर जुडिशियल। ये 4 पावर, कोर पावर आते हैं। आपको बता दें जो एग्जीक्यूटिव होता है इसमें कौन कौन होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में? तो यहाँ पे गवर्नर होते हैं, सीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और एडवोकेट जनरल ऑफ द
स्टेट होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जल्दी से देखेंगे क्योंकि स्लाइड में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये एक्शन करता है क्या, स्टेट फॉर्मली टेकन ऑन हिज नेम, जो भी स्टेट कार्य करता है इन्हीं के नाम पे कार्य करता है। और ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस चल रही है यहाँ पे स्टेट असेंबली में, इनको और स्मूथ करने के लिए चीज़ें होती हैं। और ये एलोकेशंस करते हैं मिनिस्टर को, जो भी इनको सजेशंस दिया जाता है। जैसे कि अगर ये अपॉइंट किए किसको, सीएम को, तो सीएम यहाँ पे सजेशंस देगा कि गवर्नर जी आप राम कुमार को यहाँ पे होम मिनिस्ट्री दे दीजिए, सीताराम को फिनांस मिनिस्ट्री दे दीजिए, जगदीप जी को क्या दे दीजिए यहाँ पे टूरिज्म का मिनिस्ट्री दे दीजिए। इस प्रकार से जो भी मिनिस्ट्री की एलोकेशंस होती है वह इनके रिकमेंडेशन से, किसके, सीएम के रिकमेंडेशन से होती है। अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर को, ये चीज़ें याद रखिएगा। अपॉइंट करते हैं किसको, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, लेकिन रिमूव किया जाता है जस्ट ऐसे जैसे जज ऑफ द हाई कोर्ट के ग्राउंड पे रिमूव किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस कई सारे पीसीएस एग्जाम्स में आए हैं भैया, याद रखिएगा। दूसरी तरफ अपॉइंट करते हैं एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, लेकिन अगर इसको रिमूव करने की बात होती है तो प्रेसिडेंट ही केवल रिमूव करते हैं, ओनली प्रेसिडेंट। ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ये दोनों टॉपिक से आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं मिनिस्टर से, क्या चल रहा है, क्या अफेयर में चल रहा है, कोई भी कार्यक्रम होता है उसका इन्फॉर्मेशन लेने का हक होता है इनको। ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट में टू द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दो। गवर्नर इंजॉय करते हैं इस डेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इमरजेंसी हो गई, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी हो गई, तो गवर्नर क्या इंजॉय करते हैं, पूरा पावर गवर्नर के हाथ में आ जाता है। स्टेट वहाँ पे अपना जो गवर्नमेंट है वो पोस्टपोन करता है, जिसके कारण सारा का सारा पावर स्टेट के गवर्नर के हाथ में आ जाता है। चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पे ये अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे ये बात होता है, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी के रूप में ये एक्ट करते हैं, और जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, इनको ये अपॉइंट करते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टेट के गवर्नर होते हैं, और वाइस चांसलर जो होते हैं यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करते हैं। अब सीधे देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर को अगर देखा जाए तो ये समन कर सकते हैं, प्रोरॉगिव कर सकते हैं। समन मतलब बुलाव कर सकते हैं, प्रोरॉगिव मतलब डिसमिस कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर और डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को कभी भी। ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी चाहे तभी डिसॉल्व कर दिए, जब मर्जी चाहे तब इसको रिशेड्यूल कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एड्रेस कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को जब भी शुरू होता है, और प्रत्येक सेशंस में, हर जनरल इलेक्शन में, यानी पर ईयर, और प्रत्येक जनरल इलेक्शंस जब होती है नया, तो सेशंस अलग होते हैं। एक साल में मान ली 5 साल का स्टेट गवर्नमेंट है तो 5 बार सेशंस हो रहा है, जो अगर उसका ईयरली, और जब नया गवर्नमेंट चुन के आ रही है तब। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये मैसेज देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि कोई भी पेंडिंग बिल है उसके ऊपर इनको मैसेज भी मिलता है। दूसरी तरफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, यहाँ पे जो भी होते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये जो पोस्ट वैकेंट होता है वो अपॉइंट कर सकते हैं। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर दोनों में याद रखिएगा, व्हेन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट वैकेंट, दोनों पोस्ट अगर वैकेंट हैं तो वो कोई भी मेंबर असेंबली से लेके उसको अपॉइंटमेंट कर सकता है। सेम ऐसा ही लागू होगा काउंसिल ऑफ द स्टेट के काउंसिल्स में अगर बात करी जाए, सेम ऐसे ही चीज़ें लागू होंगी। अगर स्टेट में असेंबली है और काउंसिल है, दो है, कितने स्टेट में असेंबली एंड काउंसिल है, ये कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, जल्दी बताएं तो, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। ये नॉमिनेट करते हैं 1/6 ऑफ द मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, असेंबली नहीं, ये याद रखिएगा। तो क्या भी स्पेशल नॉलेज होना चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विसेज में। तो इस फील्ड से लेके आते हैं 1/6 ऑफ द मेंबर यहाँ पे करते हैं। एक मेंबर एंग्लो इंडियन को असेंबली में भी करते हैं। तो असेंबली में एक, याद रखिएगा क्वेश्चंस आया हुआ है, सारे से क्वेश्चंस आया हुआ है, जो भी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर स्टेट इलेक्शन कमीशन से वार्तालाप करने के बाद। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रिगार्डिंग बिल की बात करिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी में क्वेश्चंस बना हुआ है। तो बिल की अगर बात करी जाए तो ये क्या कर सकते हैं, एसेंट यानी कंसेंट दे सकते हैं।
दूसरी तरफ बिल को रख सकते हैं, तीसरी तरफ रिटर्न कर सकते हैं। तो ये एसेंट देंगे, विथहोल्ड करेंगे, लेकिन अगर रिटर्न करते हैं ना तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या? अगर वो मनी बिल नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर पुनः उसी बिल को स्टेट गवर्नमेंट पास करता है, चाहे चेंज करके चाहे कोई भी चेंज नहीं करके, तो यहाँ पर गवर्नर बाध्य हो जाते हैं कि उसको अप्रूवल दी जाए, तो यानी उसको अप्रूवल मिल जाती है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट में अभी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा चीज़ें नहीं हुआ है, ये एक पहला स्टेट है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। तीसरा, रिजर्व कर सकते हैं बिल कि प्रेसिडेंट इसको देखेंगे या देखेंगी किस प्रकार से क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसको अगर रिगार्डिंग बिल पावर बात करी जाए तो प्रेसिडेंट से ज़्यादा गवर्नर के पास पावर होते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो वीडियो बैक कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को आराम से। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो थोड़ा धीरे कर लीजिएगा। यूट्यूब पे ऑप्शंस होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। प्रमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस इफ़ लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन। तो अगर भी लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन है तो यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं, बट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक। जैसे ही यहाँ पे असेंबली होती है तो 6 वीक के अंदर आपको इसको अप्रूवल करनी पड़ेगी। ये अपने रिपोर्ट को भी यहाँ पे क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑफ द स्टेट फिनांस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कैग, ये तीनों रिपोर्ट को ये ले डाउन करते हैं असेंबली में। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब सीधे चलते हैं फिनेंशियल पावर की। ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखता है, जिसको हम बजट कहते हैं। बजट कितने आर्टिकल में रखा गया है जल्दी से लिखिए तो कमेंट सेक्शन में। मनी बिल नीड इनकी प्रायर रिकमेंडेशंस होती है। जैसे कि आपको बता दें, मनी बिल को गवर्नर यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकता। इसलिए क्यों नहीं कर सकता? तो इसका कारण है क्योंकि मनी बिल को जब पास किया जाता है तो पहले रिकमेंडेशन दे देते हैं गवर्नर। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट पहले ही रिकमेंडेशन जब दे दिए हैं तो यहाँ पे कैसे इसको कैंसिल करेंगे, कैसे रिटर्न करेंगे? ये तो चीज़ें संभव ही नहीं है, तो यहीं पे कट जाती हैं। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो इनका रिकमेंडेशंस ग्रांट में आवश्यक होता है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फिनांस कमीशंस एवरी 5 ईयर टू रिव्यू फिनेंशियल पोजीशंस। तो पंचायत म्यूनसिपैलिटी में क्या चीज़ें चल रही हैं फिनेंशियल, उसको भी ये देखते हैं। अब जुडिशियल्स को देख लिया जाए तो ये ग्रांट करते हैं पार्डन। यहाँ से कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि डेथ पार्डन है क्या, तो डेथ पार्डन नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा आप लोग, सीधे कंफ्यूज कई सारे हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं और सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं ये, और कम्यूट कर सकते हैं। ये सारे टर्म का क्वेश्चंस आया हुआ है। अब देखिए इसी वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चूंकि मैं गवर्नर का पावर फंक्शनिंग पूरी यहाँ पे बता रहा हूँ तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी और समझा भी आपको अभी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी मैं बोल के ये समझा रहा हूँ तो ये भी एक इश्यू हो जाएगी। तो जो भी जुडिशियल पावर है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सेंटेंस ये दे सकता है। दूसरी तरफ बात करी जाए तो कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया, क्योंकि कन्फ्यूजन जो है ना लोगों को यहाँ पे होता रहता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब करता है यहाँ पे डेथ सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे पावर टू ग्रांट पार्डन लाई विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट टू द गवर्नर, बट द गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट डेथ सेंटेंस। तो ये चीज़ें कर सकता है, चेंजिंग उसमें कर सकता है कि भैया डेथ नहीं करो, सस्पेंड कर दो, रेमिट कर दो, कम्यूट कर दो, चेंज कर दो, ये सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन ये डेथ के लिए पार्डन कंप्लीट नहीं दे सकता। दूसरी तरफ क्या बात बोली जा रही है, ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेज ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। ये भी चीज़ें क्लियर है। ही मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जजेज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। यहाँ पे याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट बोल रहा है। दूसरी तरफ अभी चले, कंफ्यूजन आपको होगा, ही आल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस। अब देखिए जुडिशियल सर्विस और डिस्ट्रिक्ट जज में कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हैं। जुडिशियल सर्विस का मतलब जुडिशियल में वर्क करने वाले बहुत सारे ऐसे टॉप रैंक के ऑफिसर्स भी होते हैं, केवल जजेज नहीं होते हैं, तो इसको भी समझिएगा। तो ये स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, तो यहाँ पे इसको भी लिया जा रहा है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं गवर्नर की सारी पावर और डिटेलिंग को आपको मैं समझा दिया हूँगा। फिर भी अगर कोई इशू है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया जो न्यूज़ है वो आगे क्या है।
तो ये गवर्नर की पूरी राम कहानी है। और गवर्नर जो है 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीज़ें मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया कि ये दो एडिटोरियल को मैं कंबाइन करके दिया हूँ और उसका बैकग्राउंड डिटेलिंग भी दिया हूँ। तो ये बैकग्राउंड था अभी तक जो मैं बताया, और पहला एडिटोरियल और बैकग्राउंड के साथ था अभी दूसरा एडिटोरियल कंबाइन करके यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो 2-3 मिनट में, आशा करते हैं 5 मिनट में इसको भी कवर कर लिया जाएगा। तो 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट करते हैं बाय द गवर्नर विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन। ये आर्टिकल स्वयं यहाँ पे बताता है, लेकिन ही अपॉइंट द इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली ऑन द, यहाँ पे याद रखिएगा, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है आप कैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यही चीज़ें रवि जी को समझनी चाहिए जो आपको मैं बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों इस प्रकार से कार्य करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस को ही ओवर ब्रिज कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस को ओवरलैप कर देते हैं। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आर्टिकल क्या इंप्लाइज कर रहा है, दैट गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन। अपने इच्छानुसार वो किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोल है किसका, सीएम का। तो सीएम को एक बार अपॉइंटमेंट किए, सीएम सारी की सारी सजेशंस आपको देगा, आप गवर्नर हैं, आप उसका पालन करेंगे आंख बंद करके। ये सारी चीज़ें नियम है। तो लॉजिकली जो बात करी जाए, गवर्नर कैन डिसमिस ए मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वेरी क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। लेकिन अब थोड़ा पीछे में जाएंगे, बैकग्राउंड डिटेल को भी यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या आपको मिल रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे अगर बात करी जाए तो 1935 में जो एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सेक्शन 51 क्लॉज 1 ए, ये एक्ट क्या कहता है कि गवर्नर मिनिस्टर, अब देखिए ये कॉलोनियल लॉ हैं, यानी जब हम लोग गुलाम थे ना, स्लेव थे किसके, अंग्रेजों के। तो जब कॉलोनी यहाँ पे हम लोग थे किसके, ब्रिटिश के, तो अब जाकर के ये जो 1935 वाली लॉ है वो यहाँ पे क्या कह रही है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये लॉ यही कह रही है, सेक्शन ये क्लियर कर रही है कि मिनिस्टर शैल बी चूजन बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा चूज किया जाएगा, और दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ, उसके प्लेजर, उसके खुशी पे है, नहीं तो आपको हटा देगा किसी भी मिनिस्टर को। ये 1935 का आंकड़ा है, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सब सेक्शन है 5 ऑफ द सेक्शन 51 क्या कह रहा है कि जो गवर्नर का कार्य है, इस सेक्शंस को अगर संदर्भ करके देखें तो वो समन कर सकता है, डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर को विथ रिस्पेक्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द सैलरीज, और एक्सरसाइज कर सकता है अपने डिस्क्रिप्शन पे कि किसको रिमूव करना है, यानी मिनिस्टर को हटा सकता है, सीधे सीधे यही बोल रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। तो जो दो चीज़ें हैं यहाँ पे ये क्लियर कर रही हैं, सेक्शन 51 और सेक्शन 51 क्लॉज 5 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। देखिए बता दें, इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें जो कॉलोनियल लॉ है वहाँ से चीज़ें इवॉल्व होकर आज तक आई हैं, तो इसको भी रिलेट करके आप देखेंगे। वन ऑफ द मिनिस्टर आर चूजन बाय द गवर्नर। दूसरा जो बोल रहा है दे आर डिसमिस्ड बाय हिम एट हिज डिस्क्रिप्शन, तो वो अपने इच्छानुसार चेंज भी कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हायर फायर अप्रोच हैं, ये अभी के संदर्भ में ये फिट नहीं बैठती हैं। अभी का लॉज रेगुलेशन अलग है, कॉलोनियल वाला चीज़ें यहाँ पे फॉलो करा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ केस जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पे हम देखेंगे। जो केस है यहाँ पे बता दें, 1974 का ये केस है, शमशेर सिंह एन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे 7 जज की कमेटी बैठी थी। जब भी जज बैठती है तो यहाँ पे 3, 5, 7, 11 ये बेंचेज इस तरीके से बैठते हैं ताकि डिसीजन निकल के आया। अगर मान लीजिए 4 बैठा दिया तो 2 बराबर हो जाएगा, तो डिसीजन निकलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के बेंचेज बैठते हैं। तो बेंच क्या डिक्लेयर किया, इसको डिक्लेयर किया, वी डिक्लेयर द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर custodian of all executive and other powers under various articles shall virtue of this provision exercise their formal constitutional power only upon accordance with the advice of the minister। यहाँ पे सीधे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़ें, ये सीधे क्लियर कर दी गई। दूसरा केस है नवाब रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये 5 जन बेंच। इसमें भी 163 क्लॉज 1 को यहाँ पे चीज़ें बोली हैं कि चीफ मिनिस्टर द हेड एड एंड एडवाइस गवर्नर, और उन्हीं की एक्सरसाइज पे वो फंक्शन करेंगे। तो दोनों केस को यहाँ पे फॉलो ही नहीं किए हैं। कौन, आपके रवि साहब। कौन है ये, तमिलनाडु के गवर्नर। तो भैया कर क्या रहे हैं, वो अपना रोल प्ले करें, ना कि सेंटर से इन्फ्लुएंस होकर कार्य किया जाए। यहाँ पे
पे जब भी चीज़ें आती हैं, कुछ किसी भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट आता है, यहाँ पे किस प्रकार से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को यहाँ पे डिग्रेड करते हुए नजर आते हैं, जो कि संविधान में अलाउ नहीं होना चाहिए, मेरा यही मानना है। आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। आशा करते हैं सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग जो भी आपको दिया वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इंडिया अफ्रीका का टाइज हुआ है, यहाँ पे जो भी रिलेशंस अभी गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी अफ्रीका में, स्पेशली इजिप्ट में, तो पूरे अफ्रीका को हम कंसीडर करके देख सकते हैं। There is a slow realization that Africa, a continent accounting for nearly 17% of the world population today, जो कि 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रखता है और 25% 2015 में ये चीज़ें पहुंचने की बात है। तो यहाँ पे हमारी किस प्रकार से ये रिलेशंस है, बिकॉज इंडिया जो है राइज कर रहा है ग्लोबल प्लेयर के रूप में। तो ग्लोबल प्लेयर अगर हम अभी बढ़ रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं किस प्रकार से पार्टनरशिप लेके अफ्रीका के साथ चल रहे हैं। 20 मेंबर अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप AEG, ये जो ग्रुप है इस्टेब्लिश करी गई थी किसके द्वारा, याद रखिएगा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। क्वेश्चंस आ सकता है। 20 मेंबर की ये ग्रुप है, इसके द्वारा ये स्थापना करी गई थी। रिसेंटली प्रेजेंटेड द VIP जो VIF रिपोर्ट यहाँ पे इंटाइटल की गई इंडिया अफ्रीकन पार्टनरशिप अचीवमेंट, ये इनका रिपोर्ट इंटाइटल करके अभी रिलीज की है। तो इसमें चैलेंजेज रोड मैप 2023 तक बहुत सारी चीज़ों को बताया भी गया है। रिपोर्ट क्या एग्जामिन कर रहा है यहाँ पे, तो जो भी अफ्रीका में इशू चल रहा है जैसे डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये सारी इशू को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो जो चेंजेस चल रहे हैं जैसे कि स्टैम्पेड बाय द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक और कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स। पैंडेमिक आया, अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल पाया, कितने लोग मर गए वहाँ पे डाटा नहीं है, कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं ये भी डाटा नहीं है, क्या ग्रोथ हो रही है बच्चों की ये भी सही तरीके से डाटा नहीं है। ये सारी चीज़ें अफ्रीका को यहाँ पे हाथ डालने की ज़रूरत है। तो इमर्जेज एज कंटिनेंट और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ अपने आप को कर रही है ये अफ्रीका की अगर बात करी जाए तो स्लोली हेडिंग कर रही है, आगे बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है डेमोक्रेसी की तरफ, पीस, प्रोग्रेस। और इथियोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन और भी सारी कंट्री यहाँ पे धीरे धीरे चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें ये जो अफ्रीका का रीजन है बहुत सारे एथनिक वायलेंस, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, बहुत सारे वार, ये सब चीज़ों को भी देखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर एंगल दूसरा देखें तो यहाँ पे चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, जापान, तुर्की, UAE, ये सब स्ट्रेंथनिंग कर रही हैं, अपने रिलेशंस को मजबूत बना रही हैं। वो जान रही हैं कि अगर किसी भी जगह पर मिनरल है ना वो आपके अफ्रीका में ही है, तो अफ्रीका का जो इशू है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अफ्रीका के मिनरल को एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, पीपल, मार्केट, ये सारी रिसोर्स, जियोपॉलिटिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें अफ्रीका एक डोमिनेंट जगह हो गया है, जिसके कारण ये अपने हाथ, ये सारी कंट्री अपने हाथ डालते हुए नजर आ रहा है। इसी प्रकार से इस इन्फ्लुएंस की बात करी जाए तो मिनरल सिक्योरिटी, इंक्रीज जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, चाइना इस चीज़ को बहुत पहले समझ गया है, अपना हर प्रकार से हाथ डालता हुआ नजर आ रहा है और रोबस्ट पॉलिसी 2000 में ही बना लिया था। और ये आज की बात करी जाए तो अफ्रीका का बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में चाइना उभरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का चाइना रोल प्ले कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर प्रकार की चीज़ों को डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है, फिनेंशियल सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और मटेरियल और डिप्लोमेटिक तरीके से भी यहाँ पे डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है। तो डिप्लोमेसी, रिलेशंस, मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी डिप्लोमेसी है, जो भी हर प्रकार का उसका डेवलपमेंट है, वो चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम आपका चाइना, तो चाइना आप देखिए यहाँ से जाके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया यहीं से यहीं पहुँचने में बहुत सारी लूप होल्स लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2007 से ही बात करी जाए तो 123 बार अफ्रीका में विजिट किए हैं, 251 बार अफ्रीकन लीडर चाइना में विजिट किए हैं। तो दोनों में रिलेशंस क्या है आप समझ सकते हैं, क्योंकि विजिट इतनी बार हो रही है। न्यू दिल्ली इससे अवगत सही तरीके से नहीं है, न्यू दिल्ली को सही प्रकार से डील करने की ज़रूरत है, एक नया पॉलिसी लेके आने की ज़रूरत है। सेंट्रल पार्ट अगर रोड मैप की 2030 की बात करी जाए तो 60 पॉलिसी रिकमेंडेशंस है। अभी अगर जो भारत बात कर रहा है तो इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप में यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं, इसको आगे लेके चला जाएगा। पहला चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन होना चाहिए, इसको स्ट्रेंथन करेंगे। डिप्लोमेसी क्या होती है, एक देश का जो है डिप्लोमेट जो वहाँ पे आते हैं हमारे भारत में दूसरे देश से, वो जो है
उसमें डिप्लोमेसीज को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, राजनीतिक भी चीज़ों को हम लोग मजबूत करते हुए नजर आएंगे। इस समिट के तहत यहाँ अफ्रीका, इंडो अफ्रीका फोरम समिट, इसके अंतर्गत हम ये चीज़ें चाहेंगे। 2015 में ये चीज़ें करी गई, अभी तक चीज़ें हुई नहीं, लेकिन G20 का जो सितंबर में मीटिंग होने वाला है उसमें यहाँ पे परमानेंट मेंबर के लिए अफ्रीकन यूनियन को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी बातें बोली जा रही हैं, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर सकते हैं, डिफेंस के फील्ड में कर सकते हैं, गवर्नमेंट को यहाँ पे इंक्रीज है नंबर ऑफ द डिफेंस अटैचेज, तो जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं अफ्रीका में, क्योंकि अब हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग फिलीपींस को भी अभी दिए हैं कई सारे मिसाइल्स, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ कर सकते हैं, मैरीटाइम कोलाबोरेशंस कर सकते हैं, डिफेंस के इशू में आगे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम कहाँ पर, अफ्रीका में, जो कि बेनिफिट पहुंचा सकता है। लार्जेस्ट बात करी जाए अगर तीसरा की, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू द इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कोऑपरेशंस यहाँ पे हुई हैं। अफ्रीका और इंडिया की जो ट्रेड है 98 बिलियन डॉलर के आसपास 22-23 में यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो कि बहुत इंकरेजिंग है, बढ़ी हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अफ्रीका ग्रोथ फंड यहाँ पे इंश्योर भी करा गया है। चौथा जो कारण है सोशियो कल्चर कोऑपरेशंस यहाँ पे इंक्रीज करी गई हैं और ग्रेटर इंट्रैक्शंस भी हुई हैं दोनों देशों को यूनिवर्सिटी के बीच में। जो थिंक टैंक है, जो ये पॉलिसीज बनाते हैं कि कार्य करती है, सिविल सोसाइटी जो आपको अवेयरनेस पहुंचाती है, आपके लिए कार्य करती हुई नज़र आती है, मीडिया का भी रोल इंडिया और सेलेक्टेड अफ्रीकन कंट्रीज़ में यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं इंडिया एंड अफ्रीका का जो रिलेशंस है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे वीज़ा में छूट देने की बात है, कल्चरल रिलेशंस को बढ़ावा देने की बात बोली जा रही है, एजुकेशंस में अफ्रीकन स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ देने की बातें बोली जा रही हैं। तो हमारा जो फील्ड है ना इंडिया का, वो वास्ट है, सिंपली बोल दिया जाए वास्ट है। लेकिन चाइना का जो रोल है ना वो एक्सप्लॉयटेशंस वाला होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं इंडिया आए और इन्वेस्ट करे, उससे लोग एग्रीनेस नज़र करते हैं। लेकिन चाइना एक हद तक लोग करते हैं, चाहे मजबूरी हो, चाहे उनकी डिमांड हो, नीड हो, उसको देख के चाइना से भी दोस्ती करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे इंडिया का जो रोल है अब वर्ल्ड में बहुत तीव्र गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें इंडिया एंड अफ्रीका यूनियन का जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस को, ये पिंस है याद रखिएगा, फिलिपिक कोई कंट्री नहीं है। तो फिलीपींस की कैपिटल जल्दी से तो बताइए क्या है। ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं यहाँ पे कहाँ पे, तो चाइना और एशियानिक ब्लॉक में ये इशू निकल के आ रही हैं। आपको बता दें फिलीपींस का बहुत सारा ओशियन का पार्ट है, वो क्लेम करता है कि चाइना ये मेरा पार्ट है। चाइना केवल फिलीपींस के नहीं बल्कि इंडोनेशिया से, ताइवान से और भी जो फिलीपींस से जो भी कंट्री हैं वहाँ पे उनसे उनका क्लेम चलता रहता है। तो डिप्लोमेटिक जो सोर्स है यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई हैं ये 11 कंट्रीज़ की अगर बात करी जाए, एशियन कंट्रीज़ की। तो यहाँ पे देखा जाए फिलीपींस इंस्टीट्यूट कर रहा है। यहाँ पे अनक्लॉज क्या है, अनक्लॉज की बैकग्राउंड डिटेल दूंगा, क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, बिल्कुल ही बनेंगे, उसकी बैकग्राउंड डिटेल आपको दी जाएगी। तो 2013 से ही यहाँ अनक्लॉज का सहायता लेके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस में ये सवाल उठाता हुआ फिलीपींस नज़र आ रहा है कि ये मेरे लैंड एरिया में आ रहा है, सी वेज को कवर कर रहा है, जिसके कारण ये इशू निकल के आ रही है। तो आपके जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ पे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि आपको यूएन क्लॉज में जाके आवाज़ उठाना चाहिए और इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस का, डायरेक्टली यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है जल्दी से बताइएगा। आप देख सकते हैं ये रहा फिलीपींस और ये रहा साउथ चाइना सी, ये रहा ताइवान, ये रहा वियतनाम और ये मलेशिया। इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो डिस्प्यूटेड आइलैंड के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डिस्प्यूटेड आइलैंड पार्सेल आइलैंड है, ये देख लीजिएगा, स्कारबॉग सोल ये है और स्पार्टेल आइलैंड ये भी देख लीजिएगा। इन कंट्री के साथ इसका क्लेमिंग चल रहा है। तो ताइवान हो गया आपका, पार्सल आइलैंड ये हो गया, फिलीपींस ये हो गया, स्पार्टली आइलैंड और चाइना का 9 डैश लाइन। यहाँ से यूपीएससी पूरा भर के क्वेश्चंस पूछा है, फिर स्टेट पीसीएस वालों ने भी घुमा के पूछा है बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आशा करते हैं यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है वो आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये कलर देखिए, वियतनाम भी इस पर क्लेम करता है पार्सल पे, चाइना भी क्लेम कर रहा है और ताइवान भी क्लेम कर रहा है। इन तीनों कंट्री पे यहाँ पे क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही चीज़ बात करी जाए फिलीपींस की, तो स्कारबॉग सोल जो है यहाँ पे क्लेम करता
करता हुआ नज़र आ रहा है, चाइना क्लेम करता है और वियतनाम भी इस पे क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना का 9 डैश लाइन इस पार्टली आइलैंड इस पे भी क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, चाइना का ताइवान, फिलीपींस, सारे कंट्री चाइना के एक्टिविटी से परेशान है, जिसके कारण ये सारे डिस्प्यूट निकल के आ रहा है। और अनक्लॉज के बारे में जानेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनक्लॉज क्या है तो आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको अनक्लॉज बोला जाता है, ये लॉ ऑफ द सी को देखता है किस प्रकार से इसको लेकर के चला जाएगा, यानी समुद्र में क्या नियम कानून होना चाहिए ये देखता है। यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है और इस्टेब्लिश किया गया है लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मरीन और मरीटाइम एक्टिविटीज़ को। यूएन क्लॉज रिप्लेस किया है ओल्डर फ्रीडम ऑफ सी, ये 17वीं सेंचुरी का चीज़ था, इसको हटाकर यूएन क्लॉज लाया गया है। यूएन क्लॉज डज नॉट डील विथ मैटर ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट के मैटर को ये नहीं देखता है, यहाँ पे इसका लीगल चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इसको सुनता है। टू रिजॉल्व इशू ऑफ सॉवरेनिटी, ये इस सॉवरेनिटी के इशू को नहीं रिजॉल्व करता। फील्ड इज गवर्न बाय रूल्स ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, तो जिसी कारण यहाँ पे अभी आपको बताया मैं, ये परमानेंट कोर्ट में जा रहा है यूएन क्लॉज के आधार पर। ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। क्वेश्चन अगर बने कि यूएन क्लॉज डील करता है कोई भी सॉवरेनिटी के इशू को, तो ये गलत हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस तीसरा जो काउंसिल हुआ आपका 1973 में, तो पहला कब हुआ? पहला आपका 1956 में हुआ यूएन क्लॉज का। यहाँ पे सारी चीज़ें सही से हुई नहीं। 1960 में जिनेवा में हुआ, पहला जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ, तीसरा जो है आपका न्यूयॉर्क में 1973 में हुआ। यहाँ पे चीज़ें कुछ हद तक संभली, यानी नियम बनाया गया कि क्या नियम होना चाहिए। तो ये यूएन क्लॉज डज नॉट डील विद द मैटर ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट यहाँ पे निकल के आया, और रिजॉल्व सॉवरेनिटी के साथ यहाँ पे नहीं करता है, ये चीज़ें निकल के आई। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 की बात करी जाए तो जो भी रिसोर्स है विश्व में, ओशियंस है, उस रिसोर्स का आप सही प्रकार से उपयोग करें, सस्टेनेबल यूज करें, ये यूएन क्लॉज लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत डाला गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो सी एरिया है वो किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल ये मान लेता हूँ इंडिया है, तो इंडिया का ये लैंड है, इस लैंड को आप इंटरनल वाटर के रूप में यहाँ पे देखेंगे। बेस लाइन ये रहा, तो इंडिया का इंटरनल वाटर टेरिटोरियल जो सी है वो कितना नॉटिकल माइल है, तो वो 12 नॉटिकल माइल होता है। लेकिन कंटिग्यूअस की बात करी जाए तो ये भी 12 नॉटिकल माइल है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो अगर बॉर्डर लाइन से पूछ दे कंटिग्यूअस जोन तक क्या डिस्टेंस होता है तो 24 नॉटिकल माइल की हो जाती है। लेकिन यहीं पे एक्सक्लूसिव नॉटिकल जोन अगर पूछ दे तो ये 200 नॉटिकल माइल है। क्वेश्चंस आया हुआ है पीसीएस में, क्वेश्चंस आया हुआ है यूपीएससी में, याद रखिएगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, दूर होता है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जब भी आप किसी लैंड के ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत गहरा होता है। तो ये आपके एरिया ऐसे डिवाइड होते हैं, ये आपका अगर लैंड है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चंस आया हुआ है कॉन्टिग्यूअस जोन कितने किलोमीटर का होता है और टेरिटोरियल सी एरिया कितने किलोमीटर का होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने जो भी बैकग्राउंड की डिटेलिंग दी ना वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं न्यूज और फैक्ट को। तो क्रेमलिन किसको बोला गया है? ये रसिया के मॉस्को की जो सिटी है वहाँ पे इम्परर रहते थे, उसको, उस जगह को क्रेमलिन यहाँ पे बोलना है। तो पीएम मोदी एक्सप्रेस किए हैं सपोर्ट के लिए कि यहाँ पे पुतिन के डिसिसिव एक्शंस को, जो भी वैगनर ग्रुप म्यूटनी है, वहाँ की ये प्राइवेट आर्मी है जो रसिया के ही खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। एससीओ की समिट और यूएस विजिट, बायलैटरल प्रोजेक्ट, इस सब बातों पे, मुद्दों पे फ़ोन से वार्तालाप हुई पुतिन से, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। सेंटर अनाउंस किया है जो भी टमाटर अभी लाल बहुत हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक हैकाथन चला दिया गया, इसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। तो क्या है?
टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथन। इसमें क्या होगा कि पब्लिक से रिक्वेस्ट करी जाएगी कि भैया कोई सुझाव दीजिए। गवर्नमेंट सुझाव खत्म कर चुका है, अब देखिए पब्लिक से सुझाव यहाँ पे ली जाएगी कि इसको लेके सुझाव दीजिए, क्या चीज़ें करा जाए कि टमाटर का दाम सही रेट पर आ जाए। तो यहाँ पे यही है हैकाथन, यही इसका मकसद है, याद रखिएगा। इसी प्रकार का और एक हैकाथन चलाया गया था कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, जो कि प्याज महंगा हो गया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आपको यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथन क्या उद्देश्य क्या था, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। न्यूज और फैक्ट कुछ लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो प्राइजेज आप तूर दाल, यहाँ पे दाल जो है बहुत महंगे हो गए हैं। ये पीली दाल और पीली होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि लो प्रोडक्शंस चल रहे हैं। तो इंडिया 12 लाख टन ऑफ द पल्सेस इस फिस्कल ईयर में जो कि इंपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। किस कंट्री से? तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से ये चीज़ें चलती हुई नज़र आएंगी। दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनाइटेड यूनियन कमेटी यहाँ पे चीज़ें अप्रूव करी हैं तुषार मेहता को री अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी रिज्यूम किया जा रहा है। तो तुषार मेहता पुनः कंटिन्यू हो गए हैं, क्वेश्चन आए तो याद होना चाहिए। साइक्लोन बाइपरजॉय की वजह से यहाँ पे अल नीनो में बहुत सारी चीज़ें वृद्धि हो गई, मानसून को भी इरप्ट करके रख दिया है। दूसरी तरफ ब्राजीलियन के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो जो हैं पॉलिटिकल कैरियर में इनको बैन लगा दिया गया है। जो भी इनका कैरियर है 2030 तक इसमें बैन लगा दिया गया है। तीसरी तरफ बात करी जाए अगर IMF की, तो इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है $3 बिलियन पाकिस्तान को लोन देने के लिए फाइनल एग्रीमेंट के कगार तक पहुंच गया है। अब देखते हैं, यहाँ चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं। US का सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को जो बिडेन रिक्वेस्ट किए थे उसको रिजेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। $400 बिलियन का प्लान कि बच्चे जो हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट लोन ले लिए हैं इसको वेव ऑफ किया जाए, माफ़ कर दिया जाए। तो भारत नहीं है, USA है, वो यहाँ पर माफ़ हो जाती हैं लेकिन USA में माफ़ नहीं होंगी। सामान्यतः किसानों के लोन माफ़ हो जाते हैं, बच्चों के आई थिंक इंडिया में भी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। US जो है स्टूडेंट का लोन माफ़ करने के लिए बिडेन यहाँ पे प्रपोजल डाले थे लेकिन वहाँ का सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं एक फेस्टिवल होती है कनका दुर्गा टेम्पल में विजयवाड़ा, यहाँ पे कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये चीज़ें हैं, यहाँ पे सब्जियों से ये चीज़ें डेकोरेट करी जाती हैं। और ये जो शाकंबरी फेस्टिवल है इसका नाम याद रखिएगा। 3 दिन ये फेस्टिवल चलती है फ्रूट से, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। दूसरी तरफ एलन अर्किन ऑस्कर विनिंग लिटिल मिस सनराइज एक्टर, 79 साल की उम्र में यहाँ पे इनका डेथ हो गया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ये, इनको याद रखिएगा। नाम याद रखिएगा एलन अर्किन्स। ये UK के कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है क्योंकि कोर्ट केविन स्पेसी व सेक्सुअल बुली, यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस कई सारा चला, इसमें यहाँ पे इनको प्रोसिक्यूटर किया जा रहा है। तो याद रखिएगा केविन लंदन में, ये भी ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं। एक वो ऑस्कर विनिंग एक्टर थे जिनकी डेथ हो गई AA की, ये इनका केविन नाम है, याद रखिएगा। ईरान यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है संघाई अलायंस विथ चाइना, रसिया नेक्स्ट वीक लेबरो, यहाँ पे ये चीज़ें बोली जा रही हैं, ईरान ज्वाइन कर सकता है। तो देखते हैं क्या चलता है। US अप्रूव किया है सेल ऑफ एम्यूनिशंस $440 मिलियन ताइवान के साथ। तो यहाँ पे $440 मिलियन के साथ ताइवान के साथ डील किया हुआ है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है इसलिए आपको यहाँ पे दे दिया गया। तो कॉजेज ऑफ कंसर्न क्या है? दूसरी तरफ अगर बात करी जाए जो कोर सेक्टर है उसमें कुछ कंसर्न आ गए हैं जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ग्रोथ मोमेंटम जो है स्लो डाउन हो गई है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट से अगर बात करी जाए। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.3%। कोल आउटपुट एक्सपेंशन स्लाइड कर गया 7.2% 33 से। रेट ऑफ ग्रोथ फर्टिलाइजर की बात करी जाए, स्टील सीमेंट आउटपुट की बात करी जाए तो रिस्पेक्टिवली ये डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है। क्वेश्चंस आ सकता है। कोर एरिया आपको डिटेल बताई दिया गया, मैं आशा करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो ये थी आज की सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो फ़ायदा पहुंचा सके। साथ ही साथ एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन चीज़ बता दूं आपको, इसकी डिटेलिंग
पीडीएफ आपको सब एक जगह मिल जाती है, वो है टेलीग्राम चैनल। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ईजिली वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।